हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रोव मंत्रा में। एक बार फिर मैं आपके सामने सीटेट जुलाई 2023 को लेकर के अपनी एक नई क्लास के साथ, जी हाँ, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पेडागोजी हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और बाल विकास यानी कि जिसको हम कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें आज हमारी क्लास होने वाली है। सीटेट को बिल्कुल ओरिएंटेटेड करते हुए टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस हम इसको कवर कर रहे हैं। तो उसी में क्लास है आज हमारी 14, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज या अधिगम विकार भी कह देते हैं, या अधिगम निर्योग्यता भी कहते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर बिना किसी देरी के। लर्निंग डिसेबिलिटीज या इसको अधिगम के विकार या अधिगम निर्योग्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर फटाफट से। साथियों, अगर हम बात करें अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटीज या अधिगम के विकार की, तो इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अधिगम क्षमता जैसी भी कोई चीज होती है, अधिगम के विकार या अधिगम निर्योग्यता भी कोई चीज है, या इसके बारे में जो पहली बार चर्चा की वो की हमारे सैमुअल किर्क ने। साथियों, ये क्या है? तो इसको ऐसा माना जाता है कि एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। अधिगम अक्षमता का मतलब क्या है, तो इसके संदर्भ में इसको विस्तार से भी जानेंगे, जो कि क्या है, एक आंतरिक रूप से समस्या है बालक के अंदर। कैसी समस्या है? तो अधिगम अक्षमता से मतलब अगर हम समझना चाहें तो पहले इसके शब्दों के अर्थ को समझते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना या लर्निंग, और अक्षमता का मतलब है किसी भी चीज में सक्षम ना होना, या किसी भी चीज का अभाव होना, या किसी भी चीज की क्षमता की अनुपस्थिति होना या कमी होना। तो कई बार साथियों बालकों में ऐसा देखा जाता है कि वो सीखने में या पढ़ने लिखने संबंधी, बोलने संबंधी किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में जो कि सीखने से संबंधित है, उनमें कठिनाई महसूस करते हैं या उनको परेशानी पैदा होती है। तो इस प्रकार की ऐसी परिस्थिति को ही अधिगम निर्योग्यता या अधिगम अक्षमता के नाम से जाना जाता है। सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी का या अनुपस्थिति होने से है। इसमें क्या होता है? यह कोई विकृति नहीं है, बल्कि यह क्या है, विभिन्न प्रकार की विकृतियों का एक समूह होता है, जिसमें बालक कई प्रकार की गलतियों को पढ़ने लिखने बोलने संबंधी जब करता है, तो उसी को ही अधिगम निर्योग्यता या अधिगम के विकार या लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। तो अधिगम क्षमता में हमारी कौन कौन सी कठिनाइयां हो सकती हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें बालक को कठिनाई महसूस होती है? जैसे वॉक यानी कि बोलने संबंधी, भाषा से संबंधित पठन लेखन करने में, या गणित संबंधी या अंकों संबंधित समझ या लिखने की या उनको समझने की। ऐसी जब बालक में क्या हो, दिक्कतें महसूस हो, ऐसी क्षमताएं अच्छे से विकसित ना हो, तो उसको ही हम क्या कह सकते हैं, अधिगम अक्षमता के नाम से कह सकते हैं। ये एक समय में एक भी हो सकता है, या एक ही बालक में एक समय में एक से अधिक भी ऐसी संभावनाएं या ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण बालक का क्या होता है, सीखना अवरुद्ध होता है या सीखने में उसको समस्या आती है। तो अधिगम निर्योग्यता होने से बालक का क्या है, सीखने संबंधी समस्या आती है, इसलिए इसको अधिगम के विकार या एरर ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं साथियों अधिगम अक्षमता के प्रकार कितने हैं। तो अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटीज के मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं। अर्थात बालक को लिखने पढ़ने या बोलने या गणित संबंधी या अंकों संबंधित जो समस्याएं हैं, उनके आधार पर अधिगम अक्षमता को कुल 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, जिनको क्रम से जानेंगे हम बिल्कुल अभी एक एक को। तो पहला है पठन विकार, जिसको हम कह सकते हैं रीडिंग डिसएबिलिटीज। दूसरा है लेखन विकार, राइटिंग डिसएबिलिटीज। तीसरा है मौखिक विकार, जिसमें आपका कम्युनिकेटिव या स्पीकिंग से संबंधित डिसएबिलिटीज होगी। और लास्ट है गणित विकार, जिसे हम मैथमेटिकल्स जो अप्रोच होती है हमारी अंकों से संबंधित, उसी से संबंधित जब हमारी डिसएबिलिटीज होती है तो उसको गणित विकार कहते हैं। इनके अंदर कुछ नाम भी दिए जाते हैं पर्टिकुलर, तो एग्जाम में अगर आए तो आपको एक साथ मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से
समझ में आ सकें, याद रह सकें। तो पठन विकार में मुख्यतः हमारी 3 प्रकार के शब्दों को जोड़ा जाता है, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। कहने का मतलब है जो लेक्सिया वर्ड है वो हमारे पठन विकार को इंगित करता है या प्रदर्शित करता है। लेखन विकार में एप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, अग्राफिया और डिस्ग्राफिया। जब ये शब्द आपको मिलते हैं तो ये लेखन विकार को प्रदर्शित करते हैं या लेखन विकार को इंगित करते हैं। तो याद रखेंगे प्रेक्सिया और ग्राफिया वर्ड जो हैं वो हमारे लेखन विकार से संबंधित एक समस्याओं के या नाम हैं। तीसरा है मौखिक विकार। इसमें हमारे 2 संबंधित नाम जोड़े जाते हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया। तो याद रखेंगे साथियों, फेजिया वर्ड हमारे मौखिक विकार को इंगित करता है और वहीं हमारा कैलकुलिया वर्ड, बिल्कुल साथियों, कैलकुलिया वर्ड जो आ जाए या डिसकैलकुलिया नाम से कोई शब्द आ जाए तो वो हमारा गणित विकार को इंगित करता है। इसमें हालांकि 3 प्रकार होते हैं, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, वर्बल डिसकैलकुलिया और ग्राफिकल डिसकैलकुलिया। अब एक एक को अच्छे से जानेंगे, इनमें होता क्या है, इसको क्यों हम पठन विकार कह रहे हैं, क्यों हम लेखन, मौखिक और गणित संबंधी विकार कह रहे हैं, या फिर इनमें किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, हम उस आधार पर इनको ये कहते हैं। तो क्योंकि कई बार वो सिम्टम्स या लक्षण देते हुए पूछता है कि बालक में बताइए कौन सा विकार होगा। तो जानते हैं साथियों, पहला विकार पठन विकार होता क्या है जानेंगे। तो कई बार साथियों क्या होता है, बच्चों को वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं बच्चा उनको अच्छे से नहीं समझ पाता है, तो उसको पठन विकार में रखा जाएगा। कई बार बालकों को अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, बिल्कुल, क्योंकि हर एक वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है, क्योंकि ध्वनि के आधार पर ही हमारे वर्णमाला के वर्ण बनते हैं, क्योंकि ध्वनि का ही लिखित रूप हमारा वर्ण होता है। तो कई बार बच्चों को ध्वनियों की सीखने में कठिनाई होती है और पढ़ते समय बच्चे कई बार स्वर और वर्णों का या स्वरों के जो वर्ण हैं उनका लोप कर देते हैं। जैसे कुछ लोग स्वर भक्ति करते हैं, कुछ स्वर लोप करते हैं। स्वर भक्ति से मतलब कि उसमें जबरदस्ती स्वर को जोड़ देते हैं और कई बार स्वर को खा जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जितेंद्र को कहते हैं जितेंद्र, है ना। तो ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं, महेंद्र को महिंदर। तो इस प्रकार से जब थोड़ा सा किया जाता है तो स्वर भक्ति। कई बार जैसे स्कूल को सकूल बोलते हैं, स्कूटर को सकूटर बोलते हैं, तो वहां पर लोप कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक्स करते हैं, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को नहीं पहचान पाते हैं। जैसे हमारे शा 3 प्रकार के होते हैं, इनमें थोड़ा सा उच्चारण में अंतर होता है। तो ऐसी कोई भी समस्या होती है तो उसको हम पठन विकार में रखते हैं। साथ ही और भी जानेंगे अभी, शब्दों को कई बार बच्चे क्या करते हैं, उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर पढ़ते हैं। जैसे नाम को मान पढ़ लेते हैं, राम को मरा पढ़ लेते हैं, शावक को शक पढ़ लेते हैं। तो कई बार बच्चे ऐसी भी कोई समस्या प्रदर्शित करते हैं, किसमें, पढ़ने संबंधी। तो वो भी हमारा क्या होगा, पठन विकार होगा। आगे और जानते हैं, कई बार बच्चों की वर्तनी संबंधी दोष होते हैं और समान उच्चारण वाले ध्वनियों को पहचान नहीं पाते हैं, जैसे कि वर्णों को नहीं समझ पाते हैं। शब्दकोश का क्या होता है, बालकों में अभाव होता है या भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियों में बालक में क्या पाया जाता है, हमारा पठन विकार पाया जाता है। एक बार दोबारा से सभी विशेषताओं को देख लेंगे। तो पठन विकार में कौन कौन सी समस्याएं मानी जाएंगी, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई हो, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई हो, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होने जैसी कोई स्थिति हो, शब्दों को उल्टा या इधर उधर क्रम में पढ़ता हो, जैसे राम को मरा, नाम को मान, आदि आदि। और क्या होगा कि वर्तनी दोष से संबंधित समस्या रखता हो, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को पहचान ना पाता हो, शब्दकोश का अभाव हो और भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग ना कर पाता हो। तो ऐसी कोई भी समस्या होने पर बालक में कौन सा विकार माना जाएगा, हमारा पठन विकार माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पठन विकार माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे उत्तर होंगे, कौन कौन से विकार होंगे। तो पठन विकार से संबंधित हमें याद रखना है एलेक्सिया, डिसलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। साथियों, हालांकि इनमें एलेक्सिया, डिसलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया में थोड़ा अंतर है, लेकिन हमारे एग्जाम में इतना डिटेल नहीं आता है। तो बस हमें इतना जानना है कि एलेक्सिया, डिसलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया ये सभी हमारे पठन विकार से संबंधित हैं।
या ये हमारे पठन विकार को इंगित करते हैं। तो याद रखेंगे, कोई भी पठन विकार से संबंधित समस्या हो और ऑप्शन में आपको डिसलेक्सिया, एलेक्सिया या हाइपरलेक्सिया में से कोई भी शब्द मिल जाए तो आप उसको उसका आंसर दे देंगे। उम्मीद है कि आपको पठन विकार समझ में आया होगा और आप इन शब्दों को याद रख पाएंगे। अब जानते हैं साथियों अधिगम नियोग्यता का अगला प्रकार लेखन विकार। बिल्कुल साथियों, कई बार बच्चों को लिखने संबंधी भी कठिनाइयों में महसूस होती है, दिक्कत होती है, तो उसी को लेखन विकार कहते हैं। इसमें क्या समस्याएं होंगी, जैसे कि यह वर्तनी संबंधी कठिनाइयां महसूस करते हैं बच्चे, या अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई महसूस करते हैं, या अर्थात इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि कई बार बच्चे अपनी बात को लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं। अपने मन में विचार तो हैं लेकिन उनको लिपिबद्ध नहीं कर पाते हैं, अर्थात शुद्ध रूप में लिख नहीं पाते हैं, तो वो क्या है, लेखन विकार है। वर्तनी संबंधी कठिनाई यानी कि स्पेलिंग से उनको याद नहीं रहती है, मात्राओं को लिखने में कंफ्यूजन रहता है, तो वो क्या है, लेखन विकार है। कई बार अक्सर देखा जाता है कि बच्चे लिखते समय स्वयं से ही बातें करते हैं, तो ऐसे अगर कोई बात करता है बालक तो सामान्य तौर पर एक आध बार करता है, कभी कभार करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अक्सर अगर ऐसा बालक करता है तो वह लेखन विकार में उसको शामिल किया जाएगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चा अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप और आकार वाले अक्षरों को लिखता है, अर्थात वर्तनियों की मिस्टेक करता है और वर्णों को बिल्कुल अलग ढंग से बनाने का काम करता है, यानी कि जो उसका हर वर्ण को लिखने का एक निश्चित जो एक चिन्ह है उसके अनुसार ना लिखकर उसको कुछ अलग ही जटिल तरीके से या बिल्कुल विकृत रूप से उसको लिखता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसमें लेखन विकार को माना जाता है। और जानते हैं लेखन विकार में कौन कौन सी समस्याएं होंगी। पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यंत श्रम का प्रयोग करना। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल बच्चों को रिलेटेड ऐसी कंटेंट दिया गया है जो उसको देख करके लिखना है, तो उसको भी बच्चा लिखने में बहुत कठिनाई महसूस कर पाता है, अर्थात वह नकल भी नहीं लिख पाता है, देख करके चीजों को लिख भी नहीं पाता है। तो ऐसी समस्या में या ऐसी परिस्थिति में भी उसको लेखन विकार में शामिल किया जाता है। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ रखता है या लेखन सामग्री को कागज के बहुत नजदीक से पकड़ता है। कई बार देखा होगा अक्सर बच्चे बिल्कुल बहुत कॉपी के नजदीक जाकर बिल्कुल कॉपी से बिल्कुल नजरें गड़ाकर लिखते हैं या हाथ में पेंसिल को ठीक प्रकार से नहीं पकड़ते हैं। इस प्रकार की कोई भी चीजें होती हैं तो वहां पर भी निश्चित तौर पर बालक में लेखन विकार पाया जाता है और लिखते हैं कैसा, बहुत गंदा राइटिंग लिखते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी बालक में कौन सा विकार होगा, लेखन विकार होगा। और जानते हैं लाइनों का ऊपर नीचे लिए जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना या अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना। कई बार बालक ऐसा करते हैं कि वर्णों को लाइन में लिखते वक्त या वाक्यों को लिखते वक्त ऊपर नीचे लिखते हैं, सही से स्पेस नहीं देते हैं, जहां पर गैप है वहां गैप नहीं देते, जहां नहीं होना चाहिए वहां गैप दे देते हैं। ऐसी कोई भी अगर लिखने में कोई त्रुटि करते हैं तो उसको भी हमारा लेखन विकार में शामिल किया जाता है। और वह हाथों के बीच भी संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं या जब वो लिखते हैं तो अपने हाथ को ठीक से नहीं रख पाते हैं कॉपी पर, ऐसी कोई समस्या करते हैं तो ये सभी हमारी किसमें आते हैं, लेखन विकार में आते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स के आधार पर हम कहेंगे कि बालक में लेखन विकार है या लेखन निर्योग्यता है या लेखन अक्षमता है। एक बार सभी विशेषताओं को दोबारा से जानते हैं। तो लेखन विकार में कौन कौन सी समस्याओं को शामिल किया जाएगा, जब वर्तनी संबंधी कठिनाई हो, बच्चा अपने विचारों को ठीक से ना लिख पाए, लिखते समय स्वयं से बातें करे, शुद्ध वर्तनी ना लिखे कि गलत वर्तनियां लिखे, और जो शब्द या वर्ण लिखे वो बहुत ही विकृत रूप से या अलग प्रकार के ढंग से लिखता है। और क्या करता है, पठनीय चीजों को भी पढ़कर या देखकर उल्टा सीधा या गलत लिखता है या बहुत समय में लिखता है, कागज को बहुत नजदीक से पकड़ता है, कॉपी को बहुत नजदीक से पकड़ता है, देखता है और बिल्कुल ऐसी राइटिंग लिखता है जिसको बिल्कुल भी ठीक से ना पढ़ा जा सके या बिल्कुल अपठनीय हस्तलेखन अगर हो या गंदी राइटिंग हो तो उसको भी लेखन विकार में शामिल किया जाता है। और क्या होगा, लाइनों के ऊपर नीचे लिखना, शब्दों में ठीक पर्याप्त गैप ना देना, वाक्यों के शब्दों के बीच में गैप कभी अधिक कभी ज्यादा और एक निश्चित तौर पर उनको स्पष्ट तरीके से ना लिखना आदि कोई भी समस्या होने पर बालक में क्या माना जाता है, लेखन विकार माना जाता है। अगर बच्चे में लेखन विकार है तो कौन से इसके लिए शब्द रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, किन शब्दों को उनको प्रयोग किया जाएगा, तो याद रखेंगे एप्रेक्सिया, दूसरा है डिस्प्रेक्सिया,
तीसरा है ग्राफिया और चौथा है डिस्ग्राफिया। तो याद रखेंगे प्रेक्सिया और ग्राफिया, दो वर्ड याद रखेंगे, प्रेक्सिया और ग्राफिया। कहीं भी मिल जाए तो आप समझ जाएंगे एक बार में कि ये एक लेखन विकार है। क्या है? लेखन विकार है, प्रेक्सिया और ग्राफिया। अब इसमें अप्रेक्सिया कर दीजिए या डिस्प्रेक्सिया कर दीजिए, ग्राफिया कर दीजिए या डिस्ग्राफिया कर दीजिए। चलते हैं अपने अगले विकार की ओर। हमारा है तीसरा मौखिक विकार। क्या है हमारा? मौखिक विकार है। यह कैसा विकार है? कई बार बालक अपनी भाषा या संप्रेषण से संबंधित कठिनाई महसूस करते हैं। क्या मतलब है? भाषा या संप्रेषण यानी कि अपनी बात को कहने में कठिनाई महसूस करते हैं, शब्दों को अपनी स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन में उसको समस्या महसूस होती है। तो ऐसी कोई भी जब बालक में समस्या पैदा होती है तो उस स्थिति को मौखिक विकार में रखा जाता है। इस अधिगम अक्षमता से पीड़ित बालक मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है, यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, या जो उसकी शाब्दिक या भाषिक पकड़ है वो बहुत कमजोर होती है या उसमें होती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बालक को क्या कहा जाएगा कि उसमें मौखिक विकार है। क्या कहा जाएगा? मौखिक विकार है। और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि बच्चा सही उच्चारण के साथ मौखिक संवाद नहीं कर पाता, वो बोलना कुछ और चाहता है, शब्द कुछ और निकलते हैं। कई बार बच्चा अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करता है और कई बार बच्चा हकलाने या तुतलाने भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? बालक को मौखिक विकार से पीड़ित या ग्रस्त माना जाता है। तो एक बार पुणे इसके सारे विशेषताओं को देखते हैं, कौन से ऐसे गुण होंगे या ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिसके आधार पर बालक को मौखिक विकार से पीड़ित माना जाएगा या मौखिक विकार में शामिल किया जाएगा। तो यह अधिगम अक्षमता भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होती है। इस अधिगम अक्षमता से पीड़ित बालक मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यह सही उच्चारण के साथ मौखिक संवाद नहीं कर पाता है, अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करता है, हकलाकर या तुतलाकर बोलता है या अपने विचारों को ठीक से बोल नहीं पाता है। भाषा संप्रेषण के समय वह उचित शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर पाता है। आदि आदि समस्याएं होने पर वह उसमें मौखिक विकार को माना जाता है। तो मौखिक विकार के लिए क्या शब्द होंगे? तो कहीं भी ऐसी अगर कोई समस्याएं बताई जाएं बालक से संबंधित तो ऑप्शन में हमको ढूंढना है अफेजिया या डिस्फेजिया में से कोई भी शब्द। तो याद रखेंगे अफेजिया और डिस्फेजिया ये दोनों हमारे मौखिक विकार को इंगित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो मौखिक विकार से संबंधित शब्द हमारे अफेजिया और डिस्फेजिया, या इसके लिए एक शब्द याद रखेंगे फेजिया। थोड़ा सा याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं, फेस पर हमारे मुख होता है तो फेजिया, ठीक है। तो फेसिया वर्ड हमारा मौखिक विकार को प्रदर्शित करता है। और जानते हैं अपना अगला विकार गणित विकार। गणित मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित, कई बार बच्चों को अंकों से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो ये क्या है हमारा गणित विकार? इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ को समझने की अयोग्यता से बालक में समस्या पैदा होती है, यानी कि सूत्र, सिद्धांत, अंकों, चिन्हों को, गणित के चिन्हों को बालक समझ नहीं पाता है। तो ऐसी समस्याएं होने पर उसमें कौन सा विकार माना जाता है? गणित विकार माना जाता है। अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में बालक को क्या होती है? कठिनाई महसूस होती है। अंक गणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना। और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं कि कैलकुलेशंस को ठीक से नहीं कर पाता है, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करता है, ठीक से उसको दिशा का ज्ञान नहीं होता है या ठीक से समझ नहीं होती है, और पैसे के लेन देन, नगद भुगतान से बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति अगर बालक डरता है तो उसको गणित विकार में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? गणित विकार में। तो कहने का मतलब है गणित संबंधी विकार में क्या है? अंकों से संबंधित समझ, चिन्हों की समझ नहीं हो बालक को, और उंगलियों पर गिनता हो, जोड़, गुणा, भाग आदि से संबंधित जो भी संक्रियाएं उनको ठीक से ना कर पाता हो, दिशा का ज्ञान ना हो, लेन देन का हिसाब ठीक से ना रख पाता हो। तो ऐसे स्तर पर या ऐसी जब समस्याएं हो तो वहां पर उसको गणित विकार में शामिल किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा शब्द रेस्पॉन्सिबल होगा? तो इसके लिए डिस्कैलकुलिया शब्द याद रखना है। कौन सा? डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया 3 प्रकार का हो सकता है, लेक्सिकल, वर्बल, ग्राफिकल। हालांकि इसमें अंतर है लेकिन हमारे एग्जाम में नहीं आता है, तो बस हमें इतना जानना है। तो गणित विकार से संबंधित शब्द होगा हमारा डिस्कैलकुलिया। बिल्कुल क्या होगा साथियों? डिस्कैलकुलिया गणित विकार से संबंधित है।
तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।